हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं धर्मेंद्र आप सभी का धर्मेंद्र सर मैथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था आपको कि जब जो भी पेपर अब होंगे उन सबके आंसर की मैं कोशिश करूंगा लेकर आऊं। तो आप सभी के सामने आज पेश है सीटेट, जो कि 21 तारीख को यानी कल एग्जाम हुआ था, उसी के आंसर की के बारे में बात कर रहे हैं। लेवल 2 का जो पेपर हुआ था मैथ्स वाला, उस मैथ्स के पेपर में मैथ्स के किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं, उन पेपर के क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं और मैथ्स के सॉल्यूशन बहुत शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी बच्चों ने पेपर दिया था और वो आंसर की चेक करना चाहते हैं तो इस आंसर की को देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत समझ में आएगी चीजें। तो आपके सामने उसके आंसर की पेश कर रहा हूं मैं, और मैं कहूंगा कि अगर आपको उसकी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल धर्मेंद्र सर मैथ्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप उससे आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर जितने भी एग्जाम्स के आंसर की आती है उनका सॉल्यूशन मैं करा के उसमें आंसर की डालता हूं बच्चों। तो स्टार्ट करेंगे आज के सॉल्यूशन की को। तो सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन क्या है कि बोला किसी बहुफलकी के शीर्ष यानी वर्टेक्स, किनारे यानी एजेस और फलक यानी फेसेस की संख्याएं क्रमशः 10, 15 और x है, तब मुझसे बोल रहा है तब 3x - 12 का मान क्या होगा, मुझसे पूछा गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको इन तीनों में संबंध पता है तो आप बिल्कुल इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। किसको? वर्टेक्स, एजेस और फलक। अब कभी कभी क्या है, बच्चे इसको भूल जाते हैं कि इसका हमको संबंध नहीं पता सर। तो एक काम करिए, आप अपनी मर्जी से, जैसे घनाभ के बारे में आपको नॉलेज होगी, क्यूबॉइड के बारे में आपको नॉलेज होगी। जैसे क्यूबॉइड में अगर मैं बोलूं तो वर्टेक्स कितने होते हैं, किनारे वर्टेक्स यानी मतलब कॉर्नर कितने होते हैं, तो बोलोगे कोने होते हैं 8। वर्टेक्स यानी घनाभ में 8 कोने होते हैं ना, 2 ऊपर 2 पीछे, मतलब 2 सामने 2 पीछे 4, और 4 ऊपर 4 नीचे, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें एजेस जो हमारे हैं, वो एजेस कितने होंगे, अगर आप एजेस की बात करेंगे तो 12 भुजाएं होंगी, और अगर हम फलक की बात करें तो फलक कितने होते हैं, 6। अब इन तीनों से संबंध देखो, बताओ क्या संबंध दिख रहा है आपको। तो देखो, अगर मैं वर्टेक्स और फलक को जोड़ूं, वर्टेक्स प्लस फलक को जोड़ूं, उसमें से अगर मैं यहां पर, वैसे तो बराबर ई प्लस 2 होता है, ये संबंध है देखो, 8 और 6 14 और 12 और 2 14। तो आप इसको लिख सकते हो वर्टेक्स प्लस फलक माइनस एजेस बराबर क्या होता है, 2। तो ये संबंध दोनों ही एक ही बात है। अगर आपको संबंध याद है बच्चों तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए इसी बेस पर हम बात करते हैं। तो मुझे को सबसे पहले मुझे बोला गया v प्लस एफ माइनस ई बराबर 2 है। तो यहां पर आपको देखो क्या दे रखा है, v का मान दे रखा है 10, f का मान दे रखा है x, e का मान दे रखा है 15 बराबर 2। तो यहां से पहले x का मान निकाल लेंगे, तो माइनस का 5 आएगा, तो 2 + 5 बराबर क्या आ गया, x का मान 7 आ गया। तो x का मान 7 है, मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछा 3x - 12 का मान। तो देखो 3x का मान कितना है, 7 - 12, तो 21 - 12 अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, 9। तो ये लो, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इसके लिए आपको बेसिक, आपका जो नॉलेज है वाला, वो आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो इस वाले सॉल्यूशन को आपको देखना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए था कि क्या आपसे बोला गया है, मतलब संबंध आपको पता होना चाहिए था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ, इसका पूछ रहा है। अब ये देखो क्यूबिक समीकरण है, वो भी किसके रूप में, पी के रूप में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, x³ + 2x², इस तरह का जो पढ़ते हैं, यहां पर जो समीकरण है वो पी की फॉर्म में है, ना कि x की फॉर्म में। और यहां पर जो गुणांक, जिसको हम कांस्टेंट और कोफिशिएंट बोलते हैं, वो यहां पर x, y और z की फॉर्म में आपको दे रखे हैं। ठीक है, मुझसे बोल रहा है एक फैक्टर, एक गुणनखंड बताओ। तो अगर गुणनखंड मुझे बच्चों निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, जरा समझना, सोचना एक बार। तो देखो, सबसे पहले अगर आप क्यूबिक समीकरण की बात करो तो कैसे करते थे, हम करते थे कि सर सबसे पहले हम p की वैल्यू रखते थे। जैसे p की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करें और -1 से स्टार्ट करें। देखो किससे भी मान, एक मान रखने पर ये 0 हो जाना चाहिए। तो मैंने p का मान 1 रखा, तो 1 रखा, तो देखो 1 का क्यूब 1 गुणा x। ठीक है, सीधा लिख देता हूं, x आएगा यहां से, प्लस यहां 1 रखा तो यहां पर आएगा x - y। ठीक है, यहां 1 रखा तो माइनस का आएगा y + z। तो मुझे उम्मीद है कि ये 0 नहीं बच रहा है, देख लीजिए जरा, ये प्लस का 2x हो गया, तो ये बेटा 0 नहीं बच रहा है, इसका मतलब p बराबर एक काम नहीं करेगा। ओके, चलिए तब p बराबर -1 रखते हैं, ये हमारा तरीका होता था। अब p बराबर -1 रखें, तो -1 रखने पर क्या होगा बेटा, p का मान -1 रखो, एक बार देखो क्या निकल के आ रहा है। तो हो जाएगा -1 का क्यूब यानी माइनस का x हो जाएगा, -1 का क्यूब माइनस x हो जाएगा, ये -1 हो गया, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, और इसको खोलोगे तो x प्लस का और y माइनस का हो गया हमारे पास। अब इसको यहां रखोगे तो +1 हो जाएगा, +1 को खोलोगे तो प्लस का y और प्लस का z, और लास्ट में z है अपने पास, सब 0 हो गए, देखो कट गए। तो p बराबर -1 रखने पर 0 हो गया। अब जब ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि p+1 एक क्या है, एक फैक्टर है। p+1 क्या है, एक फैक्टर है, ये तो कंफर्म हो गया। अब ऑप्शन में हमारे पास है नहीं, क्योंकि ऑप्शन में अगर होता तो हम डायरेक्टली कर लेते। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का ये तरीका होता है। अब p+1 एक फैक्टर है, हमें स्क्वायर वाला फैक्टर निकालना है।
अब वैसे तो मैं आपको एक और तरीका बताऊं कि यहां पर अब एक के बाद जैसे p-1 रखा है आपने, अब कोई और मान रख के देखो, तो पहले छोटा कर लो, ज्यादा बेटर है। तो उसके लिए हम क्या लगाते थे, हम लोग लगाते हैं भाग का। भाग किसमें लगाना है, p³ x प्लस p² x माइनस वाई माइनस का p y प्लस z और माइनस का z। चलो तो p+1 को अगर अपन भाग लगाएंगे यहां पर, सबसे पहले p का भाग इन पे लगाते हैं, रफली लगाते हैं ना, क्या जाता है p² x बार जाएगा, तो गुणा करो इसको, तो p² x और p³ x इतनी बार गया प्लस p² x। चलिए अब क्या करोगे, आप हमेशा क्या करते थे, माइनस करते थे, तो माइनस करोगे बच्चों, तो करो माइनस, ये माइनस साइन चेंज करते हैं, मतलब ये कट जाएगा पहला वाला। तो अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर, दोनों में p² कॉमन आ रहा है, p² कॉमन आया तो देखो x प्लस वाई मतलब x माइनस वाई माइनस एक्स, ये आ गया। अब बताओ क्या बोलोगे सर, यहां पर तो देखो माइनस का x हो, ये प्लस का x से कट जाएगा, ये बचेगा, और इसको अगर हम लिखें तो देखो क्या बचा, मैं आपके सामने सॉल्व करके बता दिया। तो बचा यहां पर देखो p² और बचेगा क्या, माइनस का y, तो माइनस का p² y बचेगा, माइनस का p y प्लस z माइनस का z। चलो सॉल्व करते हैं, अब इसको रफली भाग लगाओ, तो माइनस का py भाग जाएगा, कितनी बार, माइनस का py। देखो यहां पर माइनस का py दोनों केसेस में आ गया। चलो तो उसको गुणा करोगे तो माइनस का p² y ये आ गया। अब इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का py हमारे पास आ गया। चलिए करोगे साइन चेंज प्लस और ये प्लस, तो पहला पहला पोर्शन तो कटेगा हमेशा। अब देखो यहां पर p कॉमन आ रहा है, तो p कॉमन लोगे तो आप जरा देखिएगा, y प्लस कर लिया, ये माइनस का y हो जाएगा और ये माइनस का z होगा, क्योंकि ऊपर का माइनस में है ना, ये प्लस में है, तो यहां से क्या बचेगा, माइनस का pz बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का pz बचेगा और माइनस का z। अब देखो इसमें क्या आ रहा है सर, यहां पर भाग लगे रफली, तो माइनस का z बचेगा, तो देखो माइनस का z वाला कौन सा है, तो ऑप्शन 4 आ गया इसका। तो माइनस का pz, ठीक है, और माइनस का z, और देखो आप घटाओगे मतलब साइन चेंज करोगे तो सब कट जाएगा, तो इसका मतलब एक गुणनखंड दिया है, तो दूसरा क्या बचेगा, तो p² x माइनस py माइनस z एक दूसरा गुणनखंड हो जाएगा। बाकी इसके अलावा एक और तरीका मैं आपको हिंट दे देता हूं कि आप इस वाली वैल्यू को उठाकर इनसे गुणा करते जाइए अपने आप। जैसे आप देखो, मेरी बात सुनो, एक हिंट देने की बात चल रही है, अब मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, ये तो आपको करना पड़ेगा पहला काम। तो अब आप क्या करिए, पूरा सॉल्व मत करिए, एक तो डिवाइड तो है ही आपके पास, आपके मन में होगा कि सर इतना टाइम तो मिलता नहीं एग्जाम में, बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन बच्चे इसी पर जाएंगे। अब आप देखिए अपने पास, रुक जाओ भी, अपने पास यहां तक तो ये काम तो करना पड़ेगा आपको, p+1, अब p+1 को इससे गुणा करो आप, तो देखो सबसे पहले लास्ट कांस्टेंट क्या है, यहाँ का लास्ट कांस्टेंट है माइनस का z, और यहाँ पर क्या है 1, 1 गुणा माइनस z करोगे तो माइनस का z आएगा, देखो माइनस z ऊपर लिखा हुआ है, यानी ये हो सकता है, ये हो सकता है, गारंटी नहीं। z+1 को अगर z प्लस का z और प्लस का 1 को गुणा किया तो कितना आएगा, प्लस का z आएगा, यानी ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। यहां पर प्लस का z और यहां प्लस का 1, ये भी कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, पर ये माइनस का z और माइनस का 1 ये हो सकता है। अब इन दोनों में हो सकता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों ये है कि अब अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ कौन से ऑप्शन हो गए, पहला और चौथा। और अब आप इसको खोल लीजिए, मुझे देखो यहां पर आप सॉल्व करोगे तो मुझे इसको है ना इससे गुणा करके देखना है कि कौन सी वैल्यू इसके रिलेट बराबर में निकल कर आएगी, तो जो भी वैल्यू बराबर निकल कर आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन 2 ऑप्शन में करना पड़ा, पर आपको पूरा नहीं करना पड़ा। तो ये आंसर क्या हुआ बेटा, इसका ये हो गया। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, ये आएगा p² x माइनस का py माइनस का z, एक दूसरा फैक्टर है। अभी फैक्टर तो हम इसके और भी कर सकते हैं, पर हमें द्विघात में पूछा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजीली मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को, और मैं कहूंगा कि आपको ये मेरी टेक्निक शॉर्टकट वाली पता अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना, लोगों तक, दोस्तों तक बताना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 8 अंकीय संख्या अपने पास है, कौन सी है, 9 4 7 1 x 9 y 2, ये संख्या है और ये 72 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है बेटा, 72 से डिवाइड है। तो बताओ 72 का रूल क्या कहता है, सर 72 जो है किससे, 72 से विभाज्य है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका मतलब यहां पर 3 चीजें काम करेगी और एक चीज काम नहीं करेगी। ये लो क्वेश्चन आपको बोला इस तरह से, तो 72 का मतलब होता है 8 गुणा 9। आप जब भी डिविजिबिलिटी रूल की बात करें और कोई बड़ा नंबर आपके सामने आता है तो आप हमेशा वहां पर क्या करिए, संख्या को सहभाज्य संख्याओं में तोड़िए। तोड़ दिया आपने, अब सुनो, तो आपने 72 को तोड़ा 8 गुणा 9। अब यहां पर 8 गुणा 9 का मतलब है कि अगर ये संख्या हमारी किससे 8 से डिवाइड है, तो अंतिम 3 अंक, कौन से अंतिम 3 अंक,
ये 3 अंक किससे डिवाइड होंगे, ये 8 से डिवाइड होंगे। तो देखो 9y2। अब यहां पर एक तरीका तो है कि आप यहां पर सारे ऑप्शन उठा के रख लीजिए। कौन कौन से ऑप्शन, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबसे बढ़िया। देखो आंसर आपके ऑप्शन में छुपे हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा, आंसर हमेशा ऑप्शन में छुपे होते हैं। तो पूरा क्यों करना है, सिर्फ ऑप्शन से करो। तो चलो मैं आपको ऑप्शन से बताता हूं। वैसे देखो अगर मैं आपको बात करूं, सुनो, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन फर्स्ट नंबर क्या होगा बेटा, 9471। उसके बाद क्या है, उसके बाद x का मान 3 है, तो 3912। सबसे पहले चेक करिए क्या इस नंबर में 8 का भाग जा रहा है, क्या 8 का भाग जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है। अगर इसी में नहीं गया तो यही मेरा आंसर, क्योंकि यहां पर बोला कौन सा सत्य नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है। तो देखो 9 से 9 कट गया, 9 कट गया। चलो आगे देखो, 4 और 3 7 और 2 9 कट गया, ठीक है। 7 और 1 8 और 1 9 कट गया, और 9 का 9 कट गया। 9 से डिवाइड है, 8 का भाग लगाओ, इसमें लगाओ 8 का भाग, 8 एकम 8, 1 बचा, 8 एकम 8, 3 बचा, 8 चौक 32। चलो ये बिल्कुल सही है, यानी इसका मतलब ये नंबर सही है। अब ऑप्शन सेकंड पर चलो, तो एक ऑप्शन ऐसा होगा जो काम नहीं करेगा। ऑप्शन 2 की बात करें बच्चों, तो अपने पास ऑप्शन 2 है 947189, 8 है आपकी बार x का मान, और y का मान 5 है, 52 ये हमारे पास आ गया। अब देखो क्या ये 9 से डिवाइड है और 8 से डिवाइड है, तो एक है जो काम नहीं करेगा बच्चों। तो 9 का 9 गया, ठीक है, 7 और 2 9 चला गया, 9 का 9 चला गया, 8 और 1 9 चला गया, 4 और 5 9 चला गया। अब 8 का भाग लगाओ, 8 एकम 8, कितना बचा, 8 नाम 8 एकम 8, 8 नाम 72, तो ये भी सही है, तो यानी बी भी सही है हमारे पास। ऑप्शन थर्ड को देखें जो हमारा काम नहीं करेगा, और मैं आपको कहूंगा कि बेटर है कि आप इस तरह से कर लीजिए, बहुत इजीली हो जाएगा। तो 9471, क्योंकि पहला ऑप्शन ही, जिस बच्चों के पेपर में पहला कुछ ऑप्शन ही होगा वो तो खुश हो गए होंगे। 992 ये आ गया हमारे पास। चलिए इसको लगा के देखते हैं आपकी बात, क्या इसमें भी जा रहा है। अगर तीनों सही है तो चौथा ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएगा। तो 9 का 9 चला गया, 4 और 4 8 और 1 9 चला गया, 7 और 2 9 चला गया, 9 9 9 चला गया। अब सभी 9 तो कट ही रहे, अब 8 से लगाओ। 8 के लिए अंतिम 3 अंकों में, 8 में केवल अंतिम 3 अंकों में भाग लगाएगा, इसके अलावा कहीं लगेगा। तो 8 एकम 8, 1 बचा, 8 दूनी 16, 3 बचा, 8 चौक 32, ये भी हो गया। यानी अब बचा ऑप्शन 4, यानी पेपर में चला के एग्जामिनर ने ऑप्शन 4 ही दिया होगा सभी को, बट जिसके सफल होकर पहला आया होगा। तो 94719952। चलो 9 गया, 9 गया, 9 गया, 4 और 5 9 गया, 7 और 2 9 गया, ये लो 1 बच गया, यानी डिवाइड नहीं हो रहा। तो आंसर क्या होगा बेटा, 4। देख लो ना अपने आप, नहीं हो रहा। अब 8 का जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब 9 का नहीं जा रहा तो फिर 72 का तो जाएगा ही नहीं। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना था। ये इजी तरीके से मैंने आपको करके बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% छूट देकर 324 रुपए में बेचता है। अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी है, 28% की छूट दी है, यानी 28% मूल्य उसने बच्चों कम कर दिया। बेचा कितने में, 324 में बेचा। चलो तो अंकित मूल्य निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, जी हाँ सर अंकित मूल्य निकल सकता है। तो 324 में बेचा, 28% कम किया। अगर कोई चीज 100% है तो 28% छूट दी है, तो कम करोगे तो 72% होगा। इन अंकित मूल्य 100% का मान निकाल लो। क्या ये कट रहा है, कैसे देखोगे तो ये पूरा पूरा कट रहा है क्या। अगर हम देखें 36 से कट गया 9 बार, 36 से कट गया 2 बार, 50 तो 450 आ गया, यानी अंकित मूल्य कितना है बेटा, 450 रुपए। अब बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए है, वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए। यदि वह वस्तु को उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस न्यू मुझसे पूछ रहा है, तो मैंने 450 पर छूट दी है, कितना परसेंट, मैंने छूट दिया 18%, यानी 82% में सेल किया होगा। 5 से काटा 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 2 से काटा 41, चलो गुणा करो 9 से, 369 हमारे पास हो गया। अब मुझे क्या बोल रहा है, मुझसे पूछ रहा है बताओ लाभ कितना होगा, क्या पूछ रहा है, लाभ कितना होगा। बेटा ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 300 रुपए है, तो प्रॉफिट हुआ हमारे को 69 रुपए। किस पर, 300 पर, तो बेटा 23 दिया 69, तो क्या आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 4 नंबर। तो ये लो, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से निकल कर आ जाता है। तो ये तो देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, अंकित मूल्य था नहीं, तो अंकित मूल्य हमने निकाल लिया। अंकित मूल्य निकालने के बाद हमने क्या किया, हमारा नया विक्रय मूल्य निकाला, क्योंकि वो चाहता है कि मैं इसको 18% डिस्काउंट से बेचूं। तो जो हमारा अंकित मूल्य उस पर 18% डिस्काउंट दिया, तो मैंने कितने में बेचा, मैंने इसको बेचा 82% में, 369 रुपए में, और क्रय मूल्य तो 300 रुपए ही देखा है जो क्वेश्चन में आपको, उसके हिसाब से लाभ निकाल लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 4 हमने कर लिए, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं।
और डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे वीडियोस। बोला है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर ये आपको दिया गया है, ठीक है। और यहां पर एक कहानी लिखी गई है, बोला त्रिभुज पी क्यू आर में पी का मान 55 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और बोल रहा है क्यू आर बराबर 18 है, तो क्यू आर बराबर 18 आपको दे रखा है। मुझसे बोल रहा है कि किस स्थिति में पी क्यू आर एक अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज होगा। बोल रहा है कि अब बताओ इन 4 ऑप्शन में कौन सी स्थिति के अंदर ये विषमबाहु त्रिभुज होगा। विषमबाहु त्रिभुज होने के लिए, विषमबाहु होने के लिए क्या मतलब है, क्या है कि तीनों एंगल और तीनों भुजाएं अलग अलग होनी चाहिए, तीनों एंगल और तीनों भुजाएं समान नहीं होंगी, तीनों भुजाएं, तीनों कोण समान नहीं होंगे, ओके, यानी तीनों साइड्स और तीनों एंगल समान नहीं होंगे। चलो तो अब ऑप्शन पे जाके देखते हैं एक बार हम कि हमारा कौन सी कंडीशन हमको अब बोल रहा है कि यहां पर विषमबाहु अधिक कोण त्रिभुज भी होना चाहिए। अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज, अधिक कोण का मतलब है एक कोण 90 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। पहला ऑप्शन लिया, पहला ऑप्शन लूंगा तो 35 और 50, अगर मैंने लिखा कि आर का मान 35 है, मेरी बात सुनना, आर का मान 35 लिखा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। भाई 90 तो अगर 90 तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा, यानी पहला ऑप्शन काम का नहीं है, क्योंकि समकोण बन गया हमारे पास, तो पहला ऑप्शन हमारे काम का नहीं है मेरे बच्चों। चलिए अगला देखो, अगर मैंने रखा 25 रखा, पर पी क्यू का मान 18 है। अब पी क्यू का मान 18 है तो बताओ 18 बराबर कैसे हो गए, यहां पर बराबर नहीं हो सकते हैं। उसने खुद ने कहा है, क्या कहा मेरे बच्चों, उसने कहा विषमबाहु, तीनों भुजाएं अलग अलग। तो यहां पर अब देखो सबसे बड़ी बात है कि मुझे ऑप्शन पे जाना ही नहीं था, कौन से ऑप्शन पे, जिसमें दो भुजाएं बराबर हो जाए। तो इसमें बराबर 18, इसमें 18, जबकि 18 ऑलरेडी लिखी हुई है। अब वो जो भुजा है हमारी वो बड़ी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। चलिए आर का मान इसमें कितना है, 15 डिग्री। अगर आर का मान 15 डिग्री मैं लेता हूं तो ये होगा कितना, 70 डिग्री, बचा 110 डिग्री हमारे पास ये बच गया। और लिखा हुआ है यहां पर पी आर का मान जो है, पी आर का 18 से बड़ा 19 मान लेते हैं, ठीक है। तो तीनों कोण अलग अलग है, तो तीनों भुजाएं भी अलग अलग होंगी, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। और डी वाला देखूंगा तो एक 65 होगा, तो ये 120 हो जाएगा, ये बचेगा 60। तो तीनों एंगल तो अलग हो गए, विषमबाहु तो हो गया, पर अधिक कोण नहीं हुआ, क्योंकि अधिक कोण एक होना चाहिए था। अधिक कोण होने के लिए सी होना जरूरी है, क्योंकि वहां पे तीनों कोण न्यून कोण होंगे, तो विषमबाहु तो बन गया पर न्यून कोण बन जाता। तो ये कहानी कंडीशन आपको देखनी थी। 6, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 11 और 25 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा यहां से, क्योंकि आपको समांतर भुजाएं देखिए और उनके बीच की दूरी देखिए। इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में। चलो अब बताओ, तो आयत की भुजाएं मान लो अनुपात में है ना, तो आयत की भुजाएं बच्चों क्या होगा, 3x 2x। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। भाई उसने बोला आयत का क्षेत्रफल समलंब के क्षेत्रफल के बराबर है, तो मैं दोनों को बराबर कर रहा हूं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर समलंब का 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो 11 और 25 जोड़ दो, इंटू उनके बीच की दूरी 12, तो होगा 6x², ये कट गया 6 बार, 36 और 6 216, तो x² बराबर 216 में 6 का भाग लगाया तो बच गया 36। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 6। x का मान 6 है, तो आयत का परिमाप मुझसे पूछ रहा है, बताओ भुजाएं निकल के आएंगी, जो आएंगी क्या आएंगी भुजाएं, 6 × 3 18, 6 × 3 12, ये भुजाएं आ गई। अब मुझसे पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर जानते हैं आप लोग, तो आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई कितनी 18, चौड़ाई कितनी मान लो 12, तो हो गया यहां पर 12 18 30 दूनी 60, ये लीजिए। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मतलब ये जो मेंसुरेशन पे बेस्ड है पूरा क्वेश्चन, इजी सा है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसका आंसर आप निकाल सकते हैं आराम से। चलिए 7 क्या कह रहा है, एक्स वाई के साथ विक्रमानुपाती विचरण करता है, और ये क्वेश्चन एसएससी अभी आजकल लेटेस्टली सभी एग्जाम में पूछ रही है। बोला एक्स जो है वो रिवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वाई के साथ, यानी जैसे से वाई बढ़े एक्स बढ़ेगा वाई घटेगा। तो बोले जब एक्स का मान 3.5 है तो वाई का मान 2.4 होता है, तो एक्स का मान 5.6 है तो वाई का मान क्या होगा। अब जैसे अगर थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर आपको बेसिक चीजें पता है या थोड़ा साइंस वगैरह पढ़ा है, आपने नोटिस किया है कभी, तो ये वाला साइन जो है ना हटाते हैं ना, क्योंकि इसने विक्रमानुपाती बोला इस तरह से ही है, तो उसको हटाओगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। एक्स बराबर मैंने हटाया तो k/2
y लिख दिया इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, पहला केस लूंगा, पहले केस से k का मान निकाल लूंगा। बच्चों क्या निकालूंगा मैं k का मान निकाल लूंगा। देखना कैसे, तो पहले केस में अगर हम देखेंगे x का मान पहले कितना है 3.5, k का मान मुझे नहीं पता, पर उस समय y का मान कितना, उसका मान उस समय y का मान 2.4। तो मेरे बच्चों यहां पर k का मान कितना आ गया 3.5 गुणा 2.4, ये आ जाएगा k का मान, जो हमने ऐसे कांस्टेंट मान लिया। अगले केस में फिर काम करेगा। अब बोला x का मान अगर 5.6 है तो y का मान क्या होगा। अब देखो दोबारा अगर देखोगे x का मान हमको बोल रहा है 5.6 बराबर k बटा y अपने पास है। तो यहां पर k का मान कितना है, k का मान है 3.5 गुणा 2.4, y का मान मुझसे पूछ रहा है, तो y को ऊपर ले जाओ, y बराबर 3.5 गुणा 2.4 बटा 5.6, 8 से काटोगे, 8 या 24, पॉइंट हटा दिया मैंने, ठीक है, दोनों का 8 8 से तो 56, 7 से काटोगे 0.5, तो रिजल्ट आया 1.5। ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ये लो, तो हमने इसको ऑप्शन से मतलब मेथड से कर लिया। अच्छा एक और बात बताता हूं, जब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ना, ऐसे लिख लिया करो सीधा शॉर्ट में, x1 अपॉन x2 का मान जो होगा उल्टे चलेंगे, y2 अपॉन y1 के बराबर होगा जब व्युत्क्रमानुपाती हो। समानुपाती हो तो x1 अपॉन x2 बराबर y1 अपॉन y2 होता है, काम खत्म, चुटकियों में हो गया। तो x1 का मान कितना है बेटा, x1 का मान पहली बार में x का मान 3.5 है और x2 का मान है 5.6 बराबर y2 का मान अपने को पूछा है, y1 का मान कितना है, y1 का मान अपने पास है 2.4, ठीक है, वही 7 से काट लो, 7 5 35, 7 2 56, तो y2 बराबर 2.4 गुणा 5 बटा 8, तो वही 1.5 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो 7वें क्वेश्चन का आंसर हमारा ये निकल कर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल माइनस का 40/3 है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -40/3, ठीक है। आगे बोल रहा है इफ वन ऑफ टू नंबर इज माइनस का 5/2। चलिए, तो पहले सेकंड नंबर निकाल लेते हैं, यानी x एक नंबर है जिसका मान आपको दे रखा है माइनस का 5/2 और y जो दूसरा नंबर है उसका मान हमको नहीं दे रखा है, क्वेश्चन मार्क है, और दोनों का प्रोडक्ट जो देखा है x गुणा y वो देखा है अपने को माइनस का 40/3। तो x का मान माइनस का 5/2 हमने रखा गुणा y बराबर माइनस का 40/3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा बेटा 40/3 गुणा 2/5, 8, तो 16/3 हमारे पास हो गया, 8 बार 16/3 हमारे पास होगा दूसरा। अब क्या बोल रहा है, देन द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर नंबर इज बिटवीन लाई बिटवीन, तो इसका उल्टा जो है, इसका उल्टा बेटा है हमारे पास 3/16। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल देखूं, चलिए रेसिप्रोकल ऑफ y कितना होगा बेटा 3/16। अब बोला कि 3/16 इनमें से किसके बीच में लाई करता है, मुझसे पूछ रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कि आपको शॉर्ट तरीके से कैसे करना है, तो सबसे पहले 3 में 16 का भाग लगा लो, आइडिया लग जाएगा, हिंट मिल जाएगा, 0 पॉइंट। अब आप देखो यहां पर पॉइंट लगाते 30 हो जाएगा, तो एक बार भाग जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, कितना बचेगा 14, तो 16 8 128, तो 0.18, तो 0.18 इसका मान है। और देखो कौन से ऑप्शन में 0.18 मिल जाएगा आपको, तो यहां से आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे 1/4, 1/4 का मतलब 0.25 और 1/3 का मतलब 0.33 होता है, इनके बीच में नहीं होगा, यानी ये आंसर नहीं है। 3/20, 3/20 का भाग देखोगे तो ये आएगा 0.15, है ना, पॉइंट लगाया तो 30 हो जाएगा, एक बार भाग जाएगा 0.5 आएगा। 9/50 का मान निकालोगे तो वही अगर आप देखोगे तो इसका मान क्या होगा, 50 का भाग लगाया 9 में, तो 0.1 हमारे पास गया, बोलो 90 हो जाएगा ना, ऊपर पॉइंट लगाते हैं, 90/50 यानी कितना बचेगा 40 बचेगा, और एक बार फिर 8, तो 0.18 हमारे पास आ गया। क्या उसके बराबर है कि अलग अलग है, तो आप बोलोगे सर ये तो 0.18 है और वो 0.8 फिक्स हो गया हमारे पास, ये तो जबकि आगे भी जा रहा है, मैंने आगे भाग लगाया नहीं है, मैं लगा देता हूं उसके अंदर। 128 कितना बचा था, 12 बचा था, और 12 का मतलब 16 7 112, तो 0.187 आ गया। अगला देखो 9.50 अपने पास है, तो 0.18 हमारे पास ये है, और इसके बाद अगला आप देखें तो ये 1/5 का मतलब 0.20 होता है हमारे पास, बस काम खत्म। तो देखो साफ साफ दिख रहा है किसमें आ गया, इसमें आ गया 3 में, क्योंकि 0.18 से ऊपर है और 0.20 के नीचे है, तो ऑप्शन सी हो गया। इसका मतलब 0.20 हमारे पास ये है और 0.25 हमारे पास ये होगा,
तो आप समझ सकते हैं कि इसके बीच में तो नहीं आएगा, वो ऊपर निकल गया। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया? देखो बहुत सारे क्वेश्चन आप ऑप्शन से टैली करने हैं आपको, और ये केवल सीटेट का एक ही पेपर नहीं है, लगभग सभी पेपर में इस तरह से आपसे पूछता है। यदि किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण बीडी इस प्रकार है, समांतर चतुर्भुज, जानते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है? पैरेललोग्राम जिसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। विकर्ण बीडी, बीडी सीबीडी, सीबीडी 12x दिया गया है, बोल रहा है एबीडी, एबीडी आपको 7y दिया हुआ है। कोण एडीबी ये 60 है, और सी डी बी 28 है। तो 2x प्लस 3y का मान ज्ञात करो। कर लोगे क्या इसको? सोचो, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, सेकंडों में आ जाएगा। अच्छा मैं बताऊं, ये दोनों समांतर रेखाएं होती है समांतर चतुर्भुज में, ये रेखा और ये रेखा समांतर आपको दी गई है, तो ये तिरछी रेखा है, तो ये वाला कोण जो है 7x 7y 28 के बराबर होगा। तो बेटा 7y बराबर 28 है, तो यहां पर y का मान कितना आएगा? y का मान आएगा 4। ऐसे अगर मैं बोलूं तो ये वाला और ये वाला कोण एकांतर कोण है, ऑल्टरनेट एंगल है, तो 12x बराबर कितना आया बेटा? 60। तो x का मान आ गया 5। और मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा 2x प्लस 3y, तो 2x, x का मान 5, y का मान 4, तो 10 और 12 22 हमारे पास आंसर आ गया। तो आंसर कौन सा आया? 4। क्योंकि यहां ध्यान रखिए समांतर चतुर्भुज में ये वाला कोण तो बराबर होते हैं, लेकिन जब उसने तिरछी रेखा खींची है तो ये वाला कोण ऊपर वाले कोण के और ये नीचे वाला कोण, मतलब ऊपर वाला कोण इस नीचे वाले कोण के बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 22 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 में। चलिए 10 क्या कह रहा है? बोल रहा है यदि x बराबर ये है तो x में क्या जोड़ा जाए जिससे योगफल 1.1 प्राप्त हो जाए। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। x का मान क्या है? हाँ जी, तो जोड़ना आता है आपको? पहले तो घटाने की अलग लिखी है, तो पहले जोड़ लो इसको। ये है 10.11, एक तो ये है, फिर है 1.011 हमारे पास ये है। इसकी बात करें यहां पर हमारे पास क्या है? ये 0.1011 हमारे पास है, तो जोड़ो इसको। 1 का 1, 2.11 ये हमारे पास है। ये आ गया किसका? ये आ गया प्लस का, 1 2 3 प्लस का, और ये उसमें से क्या घटाना है? अब घटाना है 12.101 में से आपको लेस करना है 1.2221। तो 10 में से गया 9, अब 10 में से 2 गया 8, यहां पर 9 बचा था अपने पास, ध्यान रखिएगा, एक कैरी जा ही रहा है हमारे पास, ठीक है। माइनस करना ढंग से देख लेना आप लोग एक बार। 10 में से 9 गया, 1 गया तो 9 बचा, ठीक है। अब ये एक उधर चला गया था, ये 0 रह गया। अब ये एक इधर आ गया तो ये हमारे पास 10 रह जाएगा। अब 10 में से एक उधर चला गया, 9 रह गया, तो ये आ गया 7, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये कितना रह जाएगा? ये 10 रह जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा 8। बाकी चाहो तो जोड़ के देख लिया करो, उसको पता चल जाएगा। जोड़ो, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 10 और 1 11 का 0 हासिल 1, 10 का 0 हासिल 1, 11 का 1 हासिल 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब अभी तक हम बोले तो x का मान क्या आ गया? x बराबर आया माइनस का 0.8789, ये आ गया। अब मुझसे बोला इसमें क्या जोड़ूं कि रिजल्ट क्या आ जाए? 1.1 आ जाए। तो अगर देखो मेरे पास है, मैं लिख देता हूं उधर, माइनस का 0.8789, इसमें क्या जोड़ा? मान लो p जोड़ा, तो रिजल्ट आ गया 1.1 हमारे पास आ गया। तो p का मान क्या हो जाएगा? 1.1 प्लस 0.8789 हमारे पास हो गया, तो हो जाएगा 1.9789, 1.9789। चलिए ऑप्शन सेकंड। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कहूं तो जल्दबाजी में करने से गलती होने की संभावना ऐसे क्वेश्चन में बढ़ जाती है। हमें गलती नहीं करनी है, पेशेंस रख के करना है। पहले तीनों को जोड़ लिया, प्लस वालों को, माइनस वालों को घटा लिया, ठीक है। किसी बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है, तो उसके बेलन का आयतन ज्ञात करो। अच्छा ये बताओ, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? वो होता है 2πRh, जिसका मान 4400 आपको दिया गया है। परिधि कितनी है? बेलन के आधार की परिधि कितनी है? 2πr, जिसका मान 110 होता है। तो 110h बराबर 4400 आपको दिया गया है, तो h का मान हो गया बेटा 4400 बटा 110, हाइट आ गई 40, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर आयतन मीटर क्यूब में पॉइंटों में लिखा हुआ है,
घबराना मत। चलिए हाइट आ गई। अब देखो 2 पाई आर का मान कितना है, 2 पाई आर का मान 110 है, तो आर का मान निकाला 110 बटा 2 पाई, 2 गुणा 22 बटा 7, 5 बार 35 बटा 2, ये आर का मान आ गया। तो वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, 22 बटा 7, आर का मान 35 बटा 2, 2 बार, भाई सही है ना, आर का मान 2 बटा 2 पाई, 2 पाई का मान 22 बटा 7, 22 से कट गया 5 बार 35 बटा 2, ठीक है। और एच का मान कितना है, 40 अपने पास है। चलिए तो ये 2 से 2 कट गया 40, 10 बार ऊपर आ गया, 7 से कट गया 5 बार, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में है। एक छोटा सा काम कर सकते हैं आप, देखो 22 गुणा 35 गुणा 5 गुणा 10 अपने पास है, बटे में आपको क्या करना है, सेंटीमीटर है ना, मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगा दो, पर 3 बार लगाना पड़ेगा, तो 100 गुणा 100 गुणा 100, तब जाके मीटर क्यूब में बदलेगा। तो अब देखो जरा, 1 0 तो कट गई, अब 5 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया हमारे पास 11 बार, तो होगा 385, तो आएगा 0.0385 हमारे पास आंसर बचेगा फाइनली मैक्स मीटर क्यूब में। तो ये कैलकुलेशन थी इसकी, थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, आराम से करना है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। दो संपूरक कोणों का अंतर कितना है बेटा, 20 डिग्री है। यदि इनमें छोटा कोण P है तो 3P माइनस 50 डिग्री का मान क्या है। संपूरक कोण का योग कितना होता है, संपूरक कोण का योग जो होता है बेटा, छोटा कोण P लिखा हुआ है ना, बड़ा कोण क्यों मान लेते हैं, स्मॉलर एंगल इज छोटा P, चलो बड़ा कितना होगा 180 माइनस P, योग इनका यही होता है। अब इन दोनों का अंतर जो है बेटा वो 20 दे रखा है आपको, 180 माइनस P बड़ा कौन है, उसमें से P घटाओगे तो बढ़ाएगा 20 डिग्री, तो यहां पर आएगा 2P बराबर हो जाएगा 160, तो P का मान हो गया बेटा 80। छोटा कोण 80 है हमारे पास, क्या है 80 है, चाहो तो चेक कर लो, छोटा कोण 80 है तो बड़ा कोण 100 होगा, दोनों का अंतर 20 डिग्री है, क्लियर है, ठीक है। और अब हमको क्या बोल रहा है, मुझे बोल रहा है क्या 3P माइनस 50 का मान ज्ञात करो। अब कोई बोलेगा डायरेक्ट कर लेते कि हाँ बिल्कुल 180 में से 20 घटा दो, बराबर बांट दो, 160 को बराबर बढ़ा 80 तो 100 हो जाएगा, तो 3 गुणा 80 माइनस का 50, चलो 240 माइनस 50, 12 में A। चलिए x अपॉन वाई बराबर आपको बोला है ये माइनस की पावर में डिवाइडेड बाय -4, ओके। तो पहले देखो x अपॉन वाई को सिंपल लिखो आप, x अपॉन वाई बराबर माइनस का 1/3 की पावर ये है, तो उसको पलट दो, 3/1 हो जाएगा, की पावर प्लस में चली जाएगी, डिवाइड बाय, इसको पलट दो, 3/2 की पावर 4 हो जाएगी। ये आपको पता है कि आधार को पलटने से पावर माइनस की प्लस हो जाती है, प्लस की माइनस हो जाती है, तो ये हो गया माइनस का, अगर 1 करोगे तो माइनस का क्यूब यानी माइनस का 27 हमारे पास हो गया, डिवाइड बाय 81/16 हमारे पास है। जब भाग लगाते हैं तो पलट के गुणा लिखते हैं, ये आपको पता होगा, तो आप काटोगे तो ये हो गया माइनस का 16/3, तो ये अपने पास फाइनली आ गया x अपॉन वाई का मान आ गया। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, तो मुझसे पूछ रहा है बच्चों, जो पूछ रहा है उस पर चले जाओ, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की होल पावर माइनस का 1, तो माइनस का 16/3 हमारे पास है, माइनस का 3/16 हमारे पास होगा, होल पावर माइनस का 1 है, लघुत्तम लिया 256 माइनस का 9, ये हो गया 48, होल पावर माइनस का 1, तो यहां पर हो जाएगा, दोनों को माइनस है ना तो जुड़ जाएगा 265 हो जाएगा, तो माइनस का 265 अपॉन 48, और होल पावर किसकी है बेटा माइनस की 1 है, तो इसको जब पलटोगे तो 48 बटा माइनस का 265 है। अब एक बात ध्यान रखिएगा क्या, कि रिजल्ट माइनस में ही आएगा, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, सीधा सीधा कटेगा नहीं, इसलिए छोड़ दो, वैसे डायरेक्ट दिख रहा है। हाँ जब पलटते हैं तो पावर माइनस की प्लस में होती है, प्लस की माइनस में होती है, लेकिन साइन कभी नहीं बदलता, साइन जो है ऑलरेडी रखा है एज इट इज, ठीक है। तो बेस्ट एनालिसिस कर रहा हूं मैं इस पेपर का शानदार तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है,
बोल रहा है यदि ए बराबर माइनस का 2x² प्लस 12x, बी बराबर 11 माइनस 8x प्लस 3x² प्लस सी बराबर आपको 17 माइनस 4x² और डी बराबर x² माइनस x माइनस 3 है। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस डी में x और x² गुणांकों का योग पूछ रहा है। चलो तो आपको देखो सबसे पहले यहां क्या करना है, मुझे सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी देन माइनस डी करना है। तो बताओ a का मान कितना है, तो a का मान है माइनस का 2x² प्लस का 12x, b का मान कितना है, b का मान है 11 माइनस 8x² प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 3x², सी का मान है बेटा 17 माइनस 4x²। अब डी का मान जो है माइनस में लेना है आपको, तो जो माइनस प्लस है उसको माइनस लिखो, तो माइनस का x² प्लस का x और प्लस का 3, ये कर लो। अब आप चलो सॉल्व करो। देखो x² वाला एक तो ये रहा, 2 माइनस का है, एक स्क्वायर ये रहा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और यहां 4x², यहां पर x², तो 5 तो ये हो गया, 5 और 2 7, 7 में से 3 गया तो क्या बचेगा, आप बोलोगे 7 में से 3 गया तो 4x² हमारे पास बच गया। भाई माइनस का 3x² प्लस 3 कट गया, 4x² बच गया। अब x वाली टर्म देखो, 12 में से 8 गया तो 4 बचा x में, 4 के बाद 1 बचा 5, तो हो गया 5x हमारे पास, ये आ गया। बहुत इजी वे में करना है आपको, पेशेंस रख के करना है। 12 में से 8 गया तो 4, 4 और 1 5 हमारे पास हो गया। अब ये 11 है, 11 और 17 कितना है 28, 28 प्लस 3, 11 और 17 28 है ना, 28 प्लस 3 31। मुझसे क्या पूछ रहा है, x² और x के गुणांक का योग पूछ रहा है। चलिए तो फाइनली मुझसे पूछ रहा है x² व x के गुणांक का योग, तो एक तो माइनस का 4 प्लस का 5 1, ऑप्शन सी। चलिए तो 14 का आंसर क्या आया, एक इसका राइट आंसर हो गया। ये कितने देखो पेशेंस रख के करो, करने थे करोगे क्या। त्रिभुज एबीसी और डीईएफ, दो त्रिभुज दे रखे हैं, कोण बी बराबर 90 आपको दे रखा है यहां पर, वहां कोण ई बराबर 90 दे रखा है। चलो राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल आपको दे रखा है डीईएफ। हाँ जी पढ़े, कोण बी बराबर 90, चलिए कोण बी बराबर 90, आगे देखा है बीसी बराबर 8, कोण ए बराबर आपको देखा है 40, डीई बराबर आपको दे रखा है 8 और एफ बराबर 40। चलिए डायरेक्शन बदल दी उसने, ध्यान रखिएगा, ये 90 दे रखा है आपको ई बराबर। तो कौन सा कथन सत्य है आपको ये देखना है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम देखें कि भाई यहां पर ये 40 है, ये हमारे पास ऑटोमेटिक कितना बचेगा, ये बचेगा अपने पास 50, ये भी क्या बचेगा 50, और इनमें एक ही भुजा बराबर देखिए, तो दो भुजा और एक कोण, तो हम बोल सकते हैं कि दो कोण के बीच में एक भुजा को हम ले सकते हैं। तो यहां पर आप देखोगे तो वैसे अगर आप बोलोगे तो देखो यहां पर एक भुजा है, ठीक है, कर्ण के बारे में बराबर नहीं बोला गया है, ध्यान रखिएगा। आरएचएस का रूल तब लगता है, आरएचएस ये होता है राइट एंगल हाइपोटेनस और हमारे पास होता है, तो यहां पर हाइपोटेनस की बात तो कर ही नहीं रहा, बीसी बोला है, बीसी तो आधार हो गया, तो राइट एंगल ट्राइंगल वाला रूल तो लगेगा ही नहीं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसका मतलब ये लॉजिक तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर कर्ण की वैल्यू देता बराबर, तब हम मानते कि ये बराबर है। इसके बाद अगर हम बात करें, निकाल सकते हैं कर्ण को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या बोला, कथन कौन सा सत्य है। अब यहां पर देखो कंडीशन को देखो, पहले तो ए का कोण किसके बराबर है, एफ के बराबर, तो ए बराबर एफ, तो ए बराबर एफ वाला इसमें है, ठीक है। बी वाला जो है ई के बराबर है और सी वाला डी के बराबर है, तो पहला वाला सही हो सकता है, ए वाला डी के बराबर नहीं है, ये नहीं हो सकता, ए वाला एफ के बराबर हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता, तो इन दोनों में आंसर है। अब देखो अगर आप बात करोगे तो यहां पर आपको कर्ण तो दे ही नहीं रखा बराबर, कर्ण बराबर नहीं, वैसे निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं कर्ण की वैल्यू कि अगर वो 8 है तो उससे कर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर ट्रिग्नोमेट्री की टर्म की अगर अकॉर्डिंग बात करें तो दो भुजाएं होनी चाहिए थी, लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में निकालोगे तो वो गड़बड़ करेगा आपको, तो इसका मतलब आरएचएस रूल को छोड़ो, तो कौन सा हुआ, पहला रूल हुआ, ठीक है। चलिए तो एक भुजा और दो कोण हमारे समान हो गए हैं। 16, तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, उनके घनों का योग अपने को दे रखा है इतना बड़ा, तो तीनों संख्या को योग क्या है मुझसे पूछ रहा है। अनुपात है तो संख्या मान लो x की फॉर्म में, तो उनके घनों का योग, पहली संख्या 2x का घन
दूसरी संख्या 3x का घन, तीसरी संख्या 4x का घन। इनका जो घन है उसका मान किसके बराबर है? 33,957 के बराबर है। एक्स क्यूब कॉमन आएगा तो देखो एक्स क्यूब कॉमन लो, 8 ये हो गया, 27 ये हो गया और 64 ये हो गया, 33,957। तो फाइनली एक्स क्यूब बराबर 33,957। ठीक है, आगे देखो क्या डिवाइड करोगे, जोड़ो इनको, 7 और 8 15 और 6, 7 और 8 15 और 4 19 का 9, कैरी 1 तो हो गया 8 और 1 9, 99। अब देखो 99 देख के मन में आया कि 9 से और 11 से काट लो, काटो 9 से पहले 11 से काटो, 11 11 99, 11 3 33, 0 11 8 88, 11 7 77। 9 से कटेगा क्या? कटेगा, 9 से काटो, 9 3 27, 27 का मतलब कितना बचेगा? क्यूब का फॉर्मेट जाना चाहिए, देखते हैं क्या हो रहा है। तो 9 3 27, 3 बचा, 9 चौक 36, बिल्कुल। तो यहां पर 3 का फॉर्मेट क्यूब चला गया, तो किसका? 7 का क्यूब है, काम खत्म। तो तीनों संख्याओं का योग मुझसे पूछ रहा है, तो सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ देम जोड़ना है। तो 2 + 3 + 4, अब बोलोगे सर कॉमन तो 7 भी था, तो 7 को बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का मल्टीपल आंसर होगा, 7 का मल्टीपल के लिए एक ही है 63, 9 × 7 63 आंसर हो गया। तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने हो गया। तो मैं कहूंगा कि यार क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा रखा है। अगला है 17वां, 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार है। 3 क्रमागत है, पूर्णांक है, यानी पहला a होगा, अगला a+1, तीसरा a+2 हो जाएगा। जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है तो क्रमशः 3 5 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है, तो योगफल 99 प्राप्त होता है। तो बोल रहा है आरंभिक पहले और तीसरे पूर्णांकों का योग क्या है, मुझसे पूछ रहा है। अच्छा, लेट नंबर्स, बताओ संख्या क्या मानूं? पहला a, फिर a+1 और फिर a+2, ये हमने मान लिया। ठीक है, a+1 a+2। अब बोल रहा है जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है तो क्रमशः 3 5 और 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है। तो पहले को 3 से गुणा किया, 3a, फिर 5 से गुणा किया, 5a+1, फिर 2 से गुणा किया, a+2 और जोड़ा जाता है, तो रिजल्ट कितना आ रहा है? 99 प्राप्त हो रहा है। तो 3a 3 5 8 और 2 10, 10a तो a हो गया, +5 और 4 9, 99। तो 10a बराबर क्या हो गया बेटा? 90 हो गया। 99 में से 9 गया 90, a का मान आ गया 9। चलिए a का मान कितना आया मेरे बच्चों? 9 आया। तो बोला आरंभिक पहले और तीसरे पूर्णांकों का योग पूछ रहा है। तो पहले संख्या निकालो, 9 10 और 11। तो पहला और तीसरा कितना आया योग? 20 आया। तो क्या आ गया बेटा? 20 इसका राइट आंसर है। तो ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने हो गया। कितना आसान तरीके से हमने किया, बस हमें पेशेंस रखकर एक एक पॉइंट को समझना है। चलिए अगला है, ये थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा शायद, पर आई थिंक दिख भी रहा होगा। सारणी में किसी डब्बे में रखे गए विभिन्न फलों की संख्या को दर्शाया गया है। फलों के प्रकार, मतलब नाम है एक, तो प्रकार थोड़ा ये आम है, सेब है, संतरे हैं, अमरूद है, अनार है। संख्या 44 56 42 30 और 38 है। अब बोल रहा है उपरोक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है, तो उस त्रिज्याखंड का कोण क्या होगा जो सेवों को दर्शाता है। एक बात बताओ, जब आप पाई चार्ट बनाते हो तो पूरा जो पाई चार्ट बनता है ना, वो बनता है 360 डिग्री के लिए। कितने डिग्री के लिए? 360 डिग्री के लिए। अब 360 डिग्री जो होता है वो टोटल होता है हमारा, टोटल यानी सबका। तो कुल सेव, मतलब कुल सेव क्या, कुल फल, वो निकालो आप। तो 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 8 20 का 0, कैरी 2 6 और 5 11 और 4 15, 15 और 6 21, यानी टोटल 210 फल है हमारे पास। टोटल कितने फल है? 210, जो कि यहां पर 360 डिग्री के बराबर होंगे। तो मुझसे पूछ किसका रहा है? सेवों का। सेव है 56, तो यहां पर सेव के लिए त्रिज्याखंड, सेव का कोण निकालो। बाकी एक बार जोड़ लेना ढंग से, गलती मत करना। 4 और 5 9 और 4 13, 13 और 6 19 और 2 हमारे पास वो था। चलिए 210 में से कितने 56 हमको मिले हैं आउट ऑफ 210 गुणा 360 डिग्री। भाई जिसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री से गुणा कर दो, काम खत्म। 7 से काटा 3 बार,
7 से काटा 8 बार, 8 से काटा 12 बार, तो 12 7 84 है, 12 96, 12 7 84, 12 96, 8 बार है ना। तो ये हमने डिग्री में, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए देखो परसेंटेज पूछता तो गुणा 100 कर लेता। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऐसे तो निकालते हैं, जिसका निकालना है उसको ऊपर, जिससे निकालना है उसको नीचे रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये परसेंटेज भी निकालते हैं इस तरह से। 19 क्या कह रहा है, ऊपर से खुला हुआ एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। क्या बोला, ऊपर से खुला हुआ एक बक्सा जो है, ऊपर से खुला है, ढक्कन नहीं है, बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। इसकी बाह्य लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः आपको दे रखी है। ये मीटर में है, वो सेंटीमीटर में, ध्यान रखो, ये दोनों मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ओके। अब बोला इसकी आंतरिक सतहों पर 150 रुपए प्रति मीटर की दर से पेंट कराने की लागत क्या होगी। ये ध्यान रखना, पहले तो 5 फलक है। अच्छा पहले तो बताओ भीतरी लंबाई, भीतरी लंबाई क्या होगी, तो आप बता, जरा सोचो एक बार। देखो बक्सा है, जैसे कमरा है आपका, तो इधर से दीवार मोटी होगी, इधर से भी दीवार मोटी होगी, दोनों तरफ से दीवार मोटी होगी, 3 इधर से 3 इधर से, तो टोटल 6 हुई। तो लंबाई अगर हम बात करें तो देखो बाहर की लंबाई है 1.48 मीटर है, तो 148 सेंटीमीटर हो गया। तो 148 में से आप क्या करोगे बेटा, 6 घटा दो, तो 142 सेंटीमीटर हमारी लंबाई आ गई भीतर की। भीतरी चौड़ाई अगर हम देखेंगे तो 116 माइनस 6 110 चौड़ाई हो गई। और ऊंचाई को आप देखोगे तो ऊपर से खुला हुआ है, तो छत की मोटाई नहीं है, सिर्फ बॉटम की मोटाई होगी, क्योंकि लकड़ी से बना हुआ बक्सा है ये, ठीक है, ओके। तो भीतरी ऊंचाई अगर मैं निकालूंगा, जल्दीबाजी में गलती कर सकते हैं आप इस बात को कि आप ऊपर से भी घटा देंगे, लेकिन आपको घटाना केवल नीचे से है। तो 83 माइनस 3 यानी 80 हो गया हमारा। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, वहां मीटर में खर्चा है, वो बात की बात है। पर यहाँ पे 5 फलक है हमारे पास। तो सबसे पहले देखो फलक 5 कौन कौन से हैं, एक इधर दीवार, एक इधर दीवार, 2, एक मेरे पीछे, एक सामने, 4, मैं संदूक में खड़ा हूं इसलिए, और एक बॉटम है। तो बॉटम का क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा मैं। तो देखो एक तो 142 गुणा 110, एक तो ये हो गया, प्लस 2 गुणा, एक तो इस दीवार का देखो जब बगल दीवार पे, तो एक में लंबाई गुणा ऊंचाई आ जाएगा, तो 142 गुणा 80, पर ऐसा 2 बार होगा, चारों दीवारों को निकाल लो, प्लस और एक बार क्या होगा, दूसरी दीवार जो बची 110 गुणा 80। अब सॉल्व कर लो, या अब आपकी कैलकुलेशन है कितना फास्ट कर सकते हो आप। देखो 80 कॉमन लोगे, जोड़ोगे, कैलकुलेशन करोगे, मैं फास्ट करता हूं, 0 11 दूनी 22 कैरी 2, 44 और 2 46 कैरी 4, 11 और 4 15, आगे इसको गुणा करोगे 160 हमारे पास होगा, तो 16 से गुणा करोगे 0, 16 दूनी 32 का 2 कैरी 3, 16 चौक 64 और 3 67 कैरी 6, 16 और 6 22। अब इसको गुणा करोगे तो 2 16, 16 से गुणा करोगे तो 17600। चलो जोड़ लो, 20 और 20 40 हमारे पास ये हो गया, 6 और 7 13, 6 और 6 12 और 7 19 का 9 कैरी 1, 6 और 2 8, 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, 2 4 और 1 5, तो 55,940 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन में गलती ना हुई तो बिल्कुल सही है ये। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 150 मीटर स्क्वायर के हिसाब से गुणा करना है, तो आपको खर्चा निकालना है बेटा। तो कॉस्ट, तो अब देखो 55,940 में आप 100 का 2 बार भाग लें, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर तो मीटर में बदलोगे, कितना है 150, तो 3/2, 1 जीरो कट गए हमारे पास, 2 से काटा, 27 दूनी 54, 1 बचा 9 7। चलो गुणा करें, इकाई अंक 1 आ रहा है क्या, ठीक है, 10 का भाग लेंगे तो 7 21 का 1 हासिल 2, 27 और 2 29 कैरी 2, 81 और 2 83। चलिए बिल्कुल ठीक है, तो 839.10 इसका राइट आंसर, क्योंकि नीचे 10 भी है, भाग लगेगा, तो आ गया 839.1 रुपए में आ गया। तो ये इसका खर्चा आ गया है। और बेटा एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 20वां क्वेश्चन जो हमारे मैथ से रिलेटेड पूछा गया। यदि बोल रहा है, यदि इफ द मीडियन ऑफ द डेटा, यानी यदि आंकड़े 30 8 7 3 17 15 21 24 29 और 23 कितने डेटा है का माध्यक, यानी मीडियन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आंकड़ों का माध्यक कैसे निकालते हैं, बीच के 2 नंबर आएंगे, उन दोनों का माध्य निकाल लीजिए, यानी मीन निकाल लीजिए। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है और इन आंकड़ों में से 3 को
33 और 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त माध्यक का आंकड़ा है। माध्यक यदि y है तो y और x का अंतर निकालो। अच्छा, दो बातें बोली गई हैं, यानी पहले तो आपको पूरा डेटा लेना है आपको। चलो सबसे पहले देखो 3 आएगा, ऑर्डर में लिखो 3 के बाद क्या आएगा 7 फिर 8, चलो 3 फिर 7 फिर 8, ओके। 8 के बाद क्या आएगा बेटा, 8 के बाद आएगा 15 फिर 17, 15 फिर 17 फिर 21 फिर 24, नहीं पहले 23 और फिर 24, 23 24 फिर बचा 29 और फिर बचा 30। चेक करो क्या हमारे पास पूरे 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी x का मान क्या होगा, x का मान होगा बीच के दोनों डेटा ले लो, 17 और 21, इन दोनों का आपका निकालो, एवरेज निकाल लो। तो 38/2 यानी 19 हमारे पास इसका एवरेज आ गया, यानी माध्यक आया। यानी माध्यिका ऐसे निकालते हैं कि बीच में दो डेटा आते हैं तो उनका आप माध्य निकालो, एवरेज निकाल लो, बस एक बचता तो वो हमारी माध्यिका होती है। अच्छा बेटा 3 को 33 और 8 को 18 लिखो। तो 3 को और 8 को छोड़ दो तो देखो क्या होगा, 7 तो 7 रहेगा, उसके बाद 5 को 15, मतलब 15 का 15 है 17। मेरी बात सुनना, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं बस 3 और 8 को। अच्छा 8 को रिप्लेस किया 18 थे, तो 18 हो जाएगा 8, तो 17 के बाद आएगा, बिल्कुल ठीक है। 21 आएगा, 23 रहेगा, 24 रहेगा, 29 रहेगा और 30 रहेगा और 33 आएगा नया, क्योंकि 3 को 33 लिखना है तो सबसे लास्ट में जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बीच के दो नंबर कौन से अपने पास, 21 और 23 है ना, तो y का मान निकालो। तो 21 प्लस 23 का माध्य निकालोगे तो आएगा 22। यहां पर पूछ रहा है x और y का अंतर पूछ रहा है, तो y माइनस एक्स, ठीक है। तो 22 माइनस 19 यानी 3। तो ऑप्शन का आंसर क्या आया बेटा, 20 आंसर में आया 4, इसका राइट आंसर है। तो ये इस तरह से बेटा हमारे जो 20 क्वेश्चन के जो थे सॉल्यूशन मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से कोशिश की बताने की, यानी बिना रटे मैंने आपको करने की कोशिश की और कॉन्सेप्ट जरूर मैंने आपको सिखाया कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सॉल्यूशन है वो आपको आसानी से समझ में आया होगा, उम्मीद है सीखने को भी काफी कुछ मिला होगा। हाँ, एक छोटी सी बात, अगर आपको इसके लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो जिसका लिंक मतलब पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वहां से आप उठा सकते हैं, ठीक है, और पीडीएफ को देख सकते हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि आपको लेक्चर समझ आया, पसंद आया तो बिल्कुल आप दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।